तो हेलो हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इस चैप्टर का जो भी थ्योरी का पॉइंट्स है एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। देन इससे रिलेटेड जो भी हमारे सवाल होंगे हम उन सवालों को देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से। सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों, जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, राइट। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोला करते हैं भैया, हम इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हर एक पॉइंट से यहाँ पर सवाल बनेगा, तो आपको हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हुए जाना है, पेन पेपर आपको साथ लेके बैठना है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो पहला सवाल आता है भैया, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं और क्यों होते हैं, और कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है, n-1d सबसेल में जाता है। ठीक है, n-1d सबसेल में जाता है, और ये n-1d क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से फुलफिल्ड नहीं होना चाहिए उस एलिमेंट के लिए या उसके स्टेबल आयन के लिए, उस एलिमेंट के लिए या उसके स्टेबल आयन के लिए। दोनों ही बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेबल आयन वाला पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक सवाल बनेगा। ठीक, अब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जिनके लिए n-1d इनकम्प्लीट होगा उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें तो इनको टोटल 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है, 3d 4d 5d एंड 6d। ये टोटल 4 सीरीज हैं, लेकिन इन 4 सीरीज में से हमें 3d सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि ये आपको इस चैप्टर के लिए तो आपको हेल्प करने ही वाला है। साथ के साथ ही जो हमारा अगला चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला, उस चैप्टर के लिए भी ये सीरीज हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो अगर हम 3D सीरीज के एलिमेंट्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो स्कैंडियम से शुरू होता है। स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स होते हैं। अब इन एलिमेंट्स को याद करने का तरीका क्या होता है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक हो गई बात, इस तरीके से आप इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, जानू नहीं जानू। ओके, सो अगर हम बात करें स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी हमें पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए देखिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है एक मेरे पास में। आपको आर्गन लिखना है, देन 4s लिख देना है, 3d लिख देना है। ये जो 2 है बच्चों ये चढ़ा दो s के ऊपर, और जो 1 है ये चढ़ा दो d के ऊपर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन विल बी 4s2 3d1। क्या बात समझ आ चुकी है? तो बोले अच्छा इसका मतलब सर Mn का कितना हो जाएगा, तो Mn का एटॉमिक नंबर 25 है, तो आर्गन 4s2 3d5। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये जो 2 है ये चढ़ा दो s के ऊपर, और ये जो 5 है ये चढ़ा दो d के ऊपर। क्या बात समझ आ गई, किसको किस में चढ़ाना है? बहुत बढ़िया, शानदार। अगर मान लो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है तो कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आर्गन 4s2 3d6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। बस 2 जगहों पे सावधान हो जाइएगा। कौन कौन सी वो 2 जगह हैं, एक क्रोमियम और एक कॉपर। इनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5, 4s1 3d10। तो अब चलिए हम अपने पॉइंट की ओर चलते हैं। इन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि n-1d सबसेल इनकम्प्लीट होनी चाहिए उस एलिमेंट या उसके स्टेबल आयन के लिए। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे क्या स्कैंडियम हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका 3d क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है। क्या क्या जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो आप खुद ही जवाब दे पाएंगे, 4s2 3d10। ठीक है, इसका मतलब n-1d पूरी तरीके से भरा हुआ है। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं भैया, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक, अब बोले कि अगर कॉपर है हमारा, ठीक है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन तो आर्गन 4s1 3d10 होता है, इसका तो फुलफिल्ड हो रखा है, लेकिन इसको तो भी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कंसीडर किया जाता है? तो ये पॉइंट पे आ जाओ, उसके स्टेबल आयन के लिए भी n-1d क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो स्टेबल आयन होता है एक Cu+2 होता है, और Cu+2 का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d9 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका d9 क्या है, फुलफिल्ड नहीं है। इसके लिए 10 का कैपेसिटी होता है। कितने का कैपेसिटी है, 10 का कैपेसिटी है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो इसीलिए कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहां से 2 सवाल बनते हैं बच्चों, एक तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया n-1d क्या होता है इनके लिए, इनकम्प्लीट होता है। ठीक हो गई बात। देन अगला पॉइंट ये आता है यहाँ पे, कौन से एलिमेंट है जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि n-1d इनके लिए क्या हुआ करता है प्यारे बच्चों, कंप्लीट हुआ करता है। ठीक हो गई बात। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम।
यहां से सवाल आता है आपका कि कॉपर एंड एजी के ऊपर, कि कॉपर एंड एजी इनका 3d10 एंड 4d10 होता है, 3d10 एंड 4d10 होता है, स्टिल इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। आंसर आपको यहां पर बताया हुआ है। जो इनके आयंस होते हैं, इनके आयंस के पास में n-1d इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो 2-3 सवाल यहां से आपके बनते हैं, तो इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके वेरिएशन इन एटॉमिक साइज की। ठीक है, यानी कि एटॉमिक साइज में लेफ्ट टू राइट जाने पे, एटॉमिक साइज में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यूजुअली एटॉमिक साइज क्या होती है, लगातार घटती रहती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज में लगातार क्या देखने को मिलता है, हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, यहां पे बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है एटॉमिक साइज का। कैसे, एटॉमिक साइज पहले डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट होती है, एंड लास्ट में फिर थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ ऐसा वेरिएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि भैया ऐसा वेरिएशन यहाँ पर क्यों देखने को मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, एटॉमिक साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। किसके, जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड व्हाट इज जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ ही जेड का जो वैल्यू होता है वो भी बढ़ता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं ना, तो जेड का वैल्यू भी बढ़ता है। एंड जो सिग्मा होता है किसके लिए, डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों शील्डिंग कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्ट करना, शील्डिंग कोफिशिएंट। तो होता क्या है कि जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यहाँ पे जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रिपल्सन अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्सिव पावर होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, जिससे ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन ज्यादा फील करने लग जाते हैं, इसलिए सिग्मा कम होता है। अगर सिग्मा कम होगा तो जेड माइनस सिग्मा क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, और एटॉमिक साइज इसलिए क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, फिर अब बोले ठीक है, इसका तो हमें रीजन समझ आ गया कि एटॉमिक साइज घट क्यों रही है। इसलिए घट रही है क्योंकि जेड का वैल्यू बढ़ता है, सिग्मा कम होता है, जेड माइनस सिग्मा बढ़ता है, इसीलिए एटॉमिक साइज क्या होती है, कम होती है। फिर बोले कि अगर ये यहां पर फिर साइज कांस्टेंट क्यों हो गई। ठीक है, तो साइज कांस्टेंट का कारण क्या होता है, आपको पता है कि एकता में क्या होती है भैया, शक्ति होती है। ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मिल के सारे इलेक्ट्रॉन सिग्मा अप्लाई करते हैं तो सिग्मा जो कंबाइंड होता है, ठीक है, एकता में शक्ति, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिग्मा अप्लाई करते हैं, तो सिग्मा का वैल्यू भी बढ़ रहा है और जेड का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड माइनस सिग्मा जो होता है प्यारे बच्चों, वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर जेड माइनस सिग्मा कांस्टेंट हो गया तो एटॉमिक साइज हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। बोले ठीक है भाई, ये बात भी समझ आ गई। अब लास्ट में क्यों बढ़ गया, तो अब आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब डी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर सेल में बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण से जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने के कारण से एटॉमिक साइज में क्या हो जाता है, लास्ट के एलिमेंट्स में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल जाता है। ठीक हो गई बात। तो ये होता है हमारा वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। चलिए आगे के पॉइंट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पॉइंट नंबर 3, मैग्नेटिक नेचर। इसी तरीके से पॉइंट वाइज आपको करते जाना है। मैग्नेटिक नेचर, तो देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का नेचर हुआ करता है प्यारे बच्चों पैरामैग्नेटिक। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं ये किस नेचर के हुआ करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उनको पैरामैग्नेटिक नेचर के बोलते हैं। अब पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या चीज होती है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका मतलब वहां पर नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अब यहां से एक सवाल आता है, ठीक है, कि Zn+2 जो है वो डायामैग्नेटिक नेचर का क्यों होता है, डायामैग्नेटिक नेचर का क्यों होता है। तो भैया पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने आपको क्या बताया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना। तो ये डायामैग्नेटिक का क्यों है, क्योंकि यहां पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, डायामैग्नेटिक। क्या बात समझ आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया। तो Zn+2 डायमैग्नेटिक नेचर का। क्यों डायमैग्नेटिक नेचर का, क्योंकि यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रखे हैं, पेयर्ड हो रखे हैं। अगला पॉइंट आता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, यानी म्यू। म्यू का फॉर्मूला हुआ करता है √n × n+2 Bm। Bm इज बोर मैग्नेट्रॉन और n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, अगर मान लो मुझे Mn+2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, किसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है,
Mn+2 का। तो सबसे पहले मैं Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d5, राइट। अब Mn+2 का कितना होगा, तो +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, क्योंकि ये बाद में लिखा होता है 3d5 से निकाल देते हैं। नहीं, आपको आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एंड आउटर मोस्ट शेल इज 4s से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 3d5। अब 3d5 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3d5 में 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, √5 × 7 यानी रूट का 35, लास्ट में Bm लगा दीजिएगा। ठीक हो गई बात। चलिए अगला 1-2 और सवाल हम खींचते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। तो अगर मान लो आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है Cu+1 का, ठीक है, किसका निकालना है, Cu+1 का। तो आइए देखते हैं, आर्गन 4s1 3d10, ये तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। Cu+1 का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, आर्गन 3d10, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं हम, Cr+2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो Cr का कॉन्फ़िगरेशन कितना, Cr का कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 4s1 3d5। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 एलिमेंट्स है हमारे, कौन कौन से, क्रोमियम एंड कॉपर। तो प्यारे बच्चों Cr+2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाला, यानी कि आर्गन कितना हो जाएगा, ये 3d4 हो जाएगा। यानी कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इंटू कितना हो जाएगा, 6, यानी कि कितना, √24 Bm। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक नेचर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। किसका फॉर्मेशन, कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन। तो देखिए क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर्ड आयन बनाते हैं, ठीक है, कलर्ड आयन बनाते हैं। कलर्ड आयन के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, अगेन 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होता है यहाँ पर, डी ट्रांजिशन। अब आपको ये बात पता होना चाहिए व्हाट इज डी ट्रांजिशन। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा कि T2G हुआ करता है और Eg हुआ करता है, अगर हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको जब भी एनर्जी मिलेगी तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ ट्रांजिट हो जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में, और इसके करस्पॉन्डिंग फिर हमें क्या देखने को मिला करता है, कलर देखने को मिला करता है। तो यहाँ पे 1-2 सवाल पूछे जाते हैं आपसे। सवाल क्या पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन कलर्ड होगा, विच इज कलर्ड, ठीक है। और जैसे Mn+2 आपको दे दिया, Cu+1 आपको दे दिया, Cu+2 आपको दे दिया, Fe+2 आपको दे दिया, इन 4 आयंस में से आपसे पूछ लिया कि कौन कलर्ड होगा या कौन कलरलेस होगा। तो आपको पता है Mn+2 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने, 5, तो ये कलर्ड हो जाएगा। Cu+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका मतलब ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। Cu+2 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन कैसा है यहाँ पर, अनपेयर्ड, तो ये भी कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। Fe+2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कलर्ड आयंस क्यों बनाते हैं, पहली बात तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरी बात क्या होता है, डी ट्रांजिशन हुआ करता है यहाँ पे, तो ये चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं इनके कलर्ड आयंस के लिए। चलिए अगले प्रॉपर्टी की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कैटालिटिक फॉर्मेशन, ठीक है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन नहीं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो होता क्या है कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं या इनके कंपाउंड्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस में ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में किसकी तरह काम करते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। बोले सर एग्जांपल बता दो 1-2 जहां पे हमने डी ब्लॉक एलिमेंट का यूज किया हो कैटलिस्ट के तौर पर। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्डेड CH2 + H2, हम यहां पर कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल पैलेडियम प्लेटिनम। आपको पता होगा ये रिएक्शन क्लास 10 की रिएक्शन है। अब कैटलिस्ट के तौर पर हमने निकल पैलेडियम प्लेटिनम का यूज किया, और आपको ये पता होना चाहिए निकल पैलेडियम प्लेटिनम कहाँ के एलिमेंट्स हैं, भैया ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपने ये प्रोसेस देखी होगी, हेबर्स प्रोसेस नाम होता है इसका, N2 + 3H2 प्रोडक्ट में 2NH3। इस रिएक्शन में हम आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, कहाँ का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं इनके कैटालिटिक एक्टिविटीज के लिए, तो 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला इनके पास में टेंडेंसी होता है
टू एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एडॉप्ट कर सकते हैं, टेंडेंसी टू एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। बोले अच्छा, अगर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहे हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि कोई भी इंटरमीडिएट बना सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट बनाने में इनको बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप खुद सोचो, अगर मान लो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे होंगे, तो जो इंटरमीडिएट बहुत सारे बनते हैं रिएक्शंस के दौरान, उनको बनाने में इन कंपाउंड्स को सूजन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं, इसका मतलब कोई भी इंटरमीडिएट ये बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी हम अगला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, वहां पे भी हम देखेंगे ये चीज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दूसरी बात होती है कि इनके पास में लार्ज सरफेस एरिया होता है। तो जाहिर सी बात है, ये मेटल्स हैं, मेटल्स होने के कारण से इनके पास में सरफेस एरिया अवेलेबल होता है। तो ये सामने वाले रिएक्टिंग स्पीसीज को सरफेस प्रोवाइड करते हैं, आओ भैया तुम रिएक्शन करो आराम से, हम तुम्हारी पूरी मदद करने वाले हैं। तो रिएक्टिंग स्पीसीज आते हैं, इनकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं, रिएक्शन होती है, जब रिएक्शन हो जाती है तो वो अपना प्रोडक्ट बना के साइड हो जाते हैं, कैटलिस्ट अपना साइड हो जाता है, ठीक हो गई बात। तो ये चीज हुई हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। चलिए अगले प्रॉपर्टी की ओर हम चलते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बच्चों ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सवाल आपको पेपर में मिलने वाला है, ठीक है, इस साल के बोर्ड के एग्जाम में, जो अभी आपका 27 फरवरी को होने वाला है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये बच्चों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ? एक एलिमेंट कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो यहां पर सवाल आता है, पहला सवाल आता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, क्या पॉइंट है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो पहली बात तो 4s एंड 3d दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। 4s एंड 3d दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं प्यारे बच्चों? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, इनके पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करने को आ जाएंगे, तो ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं वेरिएबल? क्योंकि 4s एंड 3d दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हुआ करते हैं। पहला सवाल, आपको एक ट्रांजिशन एलिमेंट बताना है, आपको एक ट्रांजिशन एलिमेंट बताना है जो कि ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता हो, ठीक है। तो इसका आंसर होता है स्कैंडियम। कितना? +3। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है स्कैंडियम का? आर्गन 4s2 3d1। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करके स्टेबल आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, राइट। चलिए अगला सवाल यहां पे पूछा जाता है कि आपको ये बताना है जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, या जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे पाया जाता है। तो जिंक बच्चों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पाया जाता है। तो अब जिंक भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन हम जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका N-1d कंप्लीटली फिल्ड होता है, राइट। नेक्स्ट आपको बताना है प्यारे बच्चों 3D सीरीज का एक ऐसा एलिमेंट जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 स्टार सवाल है। आंसर होता है Mn। कहां से कहां तक? +2 से लेकर के +7 तक ये दिखा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए बच्चों पूरे डी ब्लॉक का बता दो एक ऐसा एलिमेंट जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए, आंसर इज ऑस्मियम। कहां तक दिखाता है? टिल +8 दिखाता है, ठीक है। तो अगर 3D सीरीज का पूछा जाए Mn, अगर पूरे डी ब्लॉक का पूछा जाए तो ऑस्मियम है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है एक डी ब्लॉक का ऐसा एलिमेंट जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पाया जाता हो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली दिखाता हो, ठीक है। तो आप सभी को पता है कौन है वो? कॉपर। कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली दिखाता है। तो ये ऐसे सवाल होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब एक सवाल और मैं यहां पर दे रहा हूं जो कि है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो होते हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ करते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने के कारण से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ये खींच लेते हैं उनसे, जिससे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड और फ्लोराइड में सबसे ज्यादा हुआ करती हैं। ऑक्सीजन फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड साइज भी स्मॉल होती है, स्मॉल साइज होती है, तो ज्यादा एलिमेंट्स उस मेटल के अबाउट एकोमोडेट हो सकते हैं। जबकि अगर आप खुद सोचो, अगर साइज बड़ा हो जाएगा ना तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किस केस में एग्जिबिट होती है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के केस में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी आती है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ये डी ब्लॉक की लैटिस होती है, मेटल्स होते हैं, जाहिर सी बात है मेटल्स हैं तो क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। और ये जब भी क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं ना, तो इस लैटिस में क्या होता है प्यारे बच्चों, छोटे छोटे गैप्स यहां पर रह जाते हैं, इन गैप्स को वॉइड बोलते हैं। और इन वॉइड में छोटे छोटे एटम्स जो होते हैं जस्ट लाइक BCNH, ये ट्रैप हो जाया करते हैं। ठीक हो गई बात, छोटे छोटे एटम्स जो होते हैं इन वॉइड्स में क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिसके कारण से जो कंपाउंड बनते हैं ना वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहलाया करते हैं। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जब स्मॉल एटम्स जैसे कौन कौन से, BCNH गेट्स ट्रैप्ड कहां पर, इनसाइड क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, इनसाइड क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। तो जो कंपाउंड बनते हैं उन्हीं कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, क्या क्या होती हैं। सबसे पहली बात कि ये बहुत ही हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू प्योर मेटल। ठीक है, प्योर मेटल से बहुत हार्ड होंगे। दूसरी बात, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तीसरी बात, ये मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। एंड चौथी बात जो होती है, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के पास में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या सीखा है, एक बार रिकैप आप कर सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तीन ऐसे एलिमेंट जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, एटॉमिक साइज का वेरिएशन फर्स्टली डिक्रीजेस देन रिमेन्स कांस्टेंट देन अगेन इंक्रीजेस। मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। देन कलर्ड आयंस क्यों बनाते हैं, डी ट्रांजिशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं, टेंडेंसी टू एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट और लार्ज सरफेस एरिया। बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s और 3d दोनों के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, देन इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि स्मॉल एटम्स लाइक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं और इस क्रिस्टल लैटिस में वॉइड हुआ करते हैं, तो छोटे छोटे एटम्स इन वॉइड में ट्रैप हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जितने भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे बच्चों, वहां पे आपको सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर कौन मिलेगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट मिलेगा। तो सवाल आता है कि भैया ये डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा रीजन होता है कि आप देखो कि इस आयरन ने कितने साइनाइड के साथ में बॉन्डिंग कर रखी है, 6 साइनाइड के साथ में। तो इसका मतलब इन 6 साइनाइड के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आ जाता है यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, जाहिर सी बात है डी ब्लॉक के एलिमेंट है तो डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है, और डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होने के कारण से ये बहुत सारे लिगेंड्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। और अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास में, दूसरा पॉइंट आता है कि इनका हाई चार्ज डेंसिटी होता है। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन साइज रेशियो। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज होता है कम तो चार्ज डेंसिटी हो जाती है ज्यादा। तो ये दो फैक्टर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। ठीक है, हाई चार्ज डेंसिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल अवेलेबल होने की वजह से ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स को ये एकोमोडेट कर सकते हैं। देन कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी, जैसे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि इनको ना एटॉमिक फॉर्म पे ब्रेक करना है। एटॉमिक फॉर्म पे ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। तो इन एलिमेंट्स का हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है। क्यों होता है हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है।
ठीक है। अब ये मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों स्ट्रांग होती है? तो मेटेलिक बॉन्डिंग इसलिए स्ट्रांग होती है क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, राइट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, और मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो सवाल आता है यहां पर फिर से कि जिंक हैज वेरी लेस इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, वेरी लेस इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। क्यों? तो जिंक के पास में इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इसलिए कम होता है क्योंकि जिंक में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो मेटेलिक बॉन्डिंग अगर वीक हो गई तो जाहिर सी बात है इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? अगेन सेम बात, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। अब स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन से एलिमेंट का होता है? तो आंसर होता है बच्चों क्रोमियम। ध्यान रखिएगा, बच्चे यहां पर मैग्नीज लगा के आ जाते हैं, क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4s1 3d5, s में 1 d में 5, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। जबकि mn में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बात आपको समझ आ चुकी है? तो ये कुछ हमारे सवाल होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पूछी जाती हैं। बाकी यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि हम जब अभी सवाल स्टार्ट करेंगे तभी उनको देखेंगे। जैसे कॉपर 1 स्टेबल नहीं होता है, ठीक हो गई बात। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे चेक करते हैं, एंड कुछ 1-2 सवाल होंगे हमारे जो कि आयनाइजेशन इंथैल्पी पे बेस्ड होंगे। तो वो या तो इसी वीडियो में या तो वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो अब अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, यहाँ पे आपको 2 कंपाउंड्स पढ़ने हैं, ठीक है। 2 कंपाउंड्स हमारे कौन कौन से पढ़ने हैं? आपको पढ़ने हैं 2 कंपाउंड्स KMnO4 एंड K2Cr2O7, राइट। एक तो K2Cr2O7 पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है? KMnO4 पढ़ना है, ठीक है। दोनों ही कंपाउंड हमारे बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन से मीडियम में? तो इसका हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखेंगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है। और इसका हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखेंगे दोनों ही मीडियम में, एसिडिक मीडियम में एज वेल एज न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में। तो एक काम आपको अपने एंड से करना है, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको याद रख लेनी है, ठीक है। 3 रिएक्शंस हैं दोनों के केस में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनकी आपको अच्छे से याद रख लेनी है। और मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए रिएक्शंस को देखते हैं हम। सबसे पहले K2Cr2O7 की रिएक्शन को देखते हैं। तो अगर हम बात करें K2Cr2O7 की, तो ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ऐसे लिखा जाता है आयनिक फॉर्म पे Cr2O7-2, ठीक है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा। कहाँ रिड्यूस होके जाएगा? Cr+3 में, एंड सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अब सामने वाले कौन कौन रहेंगे? सामने वाले की अगर हम बात करें तो हमारे पास में रहेंगे यहाँ पर, अगर मान लो Fe+2 है तो Fe+2 को आपको भेज देना है Fe+3 में। अगर Sn+2 है इसको आपको भेज देना है Sn+4 में। ये पॉइंट आपको यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख लेना है। Fe+2 कहाँ जाएगा? Fe+3 में। Sn+2 कहाँ जाएगा? Sn+4 में। I- कहाँ जाएगा? I2 में, ठीक है। देन C2O4-2 कहाँ जाएगा? CO2 में जाएगा। H2S कहाँ जाएगा? S में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। देन अगर एसिडिक मीडियम है तो MnO4- जो होगा हमारा वो कहाँ चला जाता है? Mn+2 में चला जाता है, एंड सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इनका एक्शन तो सेम होगा Fe+2 Fe+3 में, जैसे ये 5 लिखे हुए हैं। देन इनके अलावा कुछ 1-2 और हैं, जैसे NO2- है ना, तो वो NO3- में चला जाएगा, ठीक है। SO3-2 है तो वो SO4-2 में चला जाएगा। एंड न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में जो MnO4- होता है वो MnO2 में चला जाया करता है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे मान लो आपको ये रिएक्शन को कंप्लीट करने को आ गया, मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको। 2MnO4- + 6H+ + 5NO2-, ठीक है। तो आपको करना क्या है? 2MnO4- को चेंज कर देना है किसमें? 2Mn+2 में, राइट। NO2- है, इसको आपको चेंज कर देना है NO3- में। देन H+ है, इसको आपको चेंज कर देना है किसमें? H2O में। एसिडिक मीडियम है, राइट। तो एसिडिक मीडियम में H+ चेंज हो जाएगा H2O में।
अगला रिएक्शन देखते हैं हम। जैसे हमारे पास में Cr2O7-2 प्लस 3Sn+2 प्लस 14H+। अब इस रिएक्शन को हमें पूरा करना है। तो बच्चों ये जो Cr2O7-2 है ये कहाँ चला जाएगा, Cr+3 में। Sn+2 कहाँ चला जाएगा, Sn+4 में। एंड H+ कहाँ चला जाएगा, H2O में। क्या आपको बात इतनी समझ आ गई? अगला रिएक्शन देखेंगे। जैसे हमारे पास में 5S-2 प्लस 2MnO4- प्लस 16H+। अब इस रिएक्शन को हमें पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे, तो जो S-2 है यही H2S है और ये क्या बना देगा, S बना लेगा, प्लस MnO4- क्या बना लेगा, Mn+2, H+ क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो अगर आपको ऊपर वाला पॉइंट पता है कि कौन कहाँ पे कैसे जाएगा तो आप बड़े आराम से इन रिएक्शंस को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास में ये रिएक्शन आ जाए कि Fe+2 प्लस Cr2O7-2 प्लस H+, राइट। इस रिएक्शन को आपको पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, Fe+2 कहाँ चला जाएगा, Fe+3 में। Cr2O7-2 कहाँ चला जाएगा, Cr+3 में। एंड H2O से क्या आ जाएगा, 7H2O से क्या आ जाए, ऑक्सीजन से क्या आ जाएगा, 7H2O। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, H+ को बैलेंस कर देंगे। हालांकि अभी चार्ज यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ है, चार्ज बैलेंसिंग के लिए मैं अलग से आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से करना है, क्योंकि हमारी सवाल वाली जो वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सारी रिएक्शंस कर रहे हैं। यहाँ पर एक अगला पॉइंट आया करता है बच्चों, इफेक्ट ऑफ पीएच। इफेक्ट ऑफ पीएच की रिएक्शन होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम मान लो हमारे पास में डाइक्रोमेट होता है, ठीक है, और डाइक्रोमेट में अगर हम बेस मिला दें, डाइक्रोमेट में हम क्या मिला दें, बेस मिला दें। वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार रिएक्शन है ये। डाइक्रोमेट में अगर हम बेस मिला देते हैं तो ये क्रोमेट में चेंज हो जाया करता है, यानी CrO4-2 में। ठीक है, अब अगर मान लो हम इस क्रोमेट में H+ मिला दें तो ये डाइक्रोमेट में चेंज हो जाया करता है। ठीक हो गई बात। ये हमारा येलो कलर का होता है। ठीक, क्रोमेट हमारा किस कलर का होता है, येलो कलर का। और जो डाइक्रोमेट हुआ करता है ये हमारा ऑरेंज कलर का होता है। तो हम पीएच चेंज, ये जो पीएच चेंज होता है इसको हम बड़े आराम से देख सकते हैं, कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम क्रोमेट में H+ मिलाएंगे तो उसका येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा, ऑरेंज में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही हम इसमें डाइक्रोमेट में बेस मिलाएंगे तो ये येलो कलर के क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी रिएक्शंस होती हैं जो कि आपको सीख लेनी है। अब अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। ठीक है, तो देखिए ये लैंथेनॉइड की अगर हम बात करें तो ये 4F सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। और एक्टिनॉइड की अगर हम बात करें तो ये हमारे 5F सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, ये भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो पॉइंट हमारा क्या आता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे, ठीक है, कहां से कहां तक जाने में, लेफ्ट टू राइट जाने पे लैंथेनॉइड सीरीज में, लेफ्ट टू राइट जाने पे लैंथेनॉइड सीरीज में एटॉमिक साइज लगातार डिक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज लगातार क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, क्यों होता है, लैंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज लगातार डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज क्यों होता है, तो आपको पता है कि एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड इफेक्टिव के। एंड जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा। तो प्यारे बच्चों जो सिग्मा होता है ना 4F इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। तो अगर सिग्मा कमजोर होगा तो जेड माइनस सिग्मा लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। अगर जेड माइनस सिग्मा बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जाते हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंस होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, जेडार एंड HF जो होते हैं इनका सिमिलर एटॉमिक साइज होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जेडार ऊपर का एलिमेंट है, होपनियम नीचे का एलिमेंट है। तो कायदे से होपनियम का साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन जेडार और HF दोनों का साइज बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। होपनियम में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं 4F में, और 4F में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कमजोर हो गया है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील करने लग गए हैं, तो साइज हो जाता है कम। तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए था HF का ज्यादा, एक्चुअल हो जाता है दोनों का साइज बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये ऐसे भी पूछा जाता है, जेडार एंड होपनियम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, व्हाई, आंसर इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में डिफरेंसेस की, तो क्या होता है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में अगर हम बात करें तो लैंथेनॉइड का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। बिसाइड +3 ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, +4 एंड +2 दिखाते हैं। एक्टिनॉइड की अगर हम बात करें +3 तो कॉमन होता है, लेकिन ये +4, +5, +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। यानी एक्टिनॉइड वाले जो होते हैं ये वाइडर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो सवाल आता है कि वाइडर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप साथ के साथ जान लो, क्योंकि 5F, 6D एंड 7S का एनर्जी लेवल बराबर होता है।
5s60 और 7s का एनर्जी लेवल क्या होता है, बराबर होता है। तो एनर्जी लेवल बराबर होने की वजह से ये वाइडर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी जो हमारे लेंथेनॉइड वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। और जो एक्टिनॉइड वाले एलिमेंट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या हुआ करते हैं, रेडियो एक्टिव हुआ करते हैं, राइट, रेडियो एक्टिव होते हैं। इनके पास में लेस टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। और जो एक्टिनॉइड एलिमेंट्स होते हैं इनके पास में मोर टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, राइट। नेक्स्ट, और क्या डिफरेंस आप लिख सकते हो यहां पर, हाँ अगला पॉइंट लिख सकते हैं आप कि लेस टेंडेंसी हो गया, नॉन रेडियो एक्टिव हो गया हमारा, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट का हो गया। हाँ, देयर कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, एंड यहां पे देयर कंपाउंड्स आर मोर बेसिक। ठीक हो गई बात, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। देन अगला पॉइंट हमारा आया करता है प्यारे बच्चों कि इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या होती है। तो अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो होता क्या है कि लेंथेनॉइड एलिमेंट और एक्टिनॉइड एलिमेंट दोनों की ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। अगला पॉइंट क्या आता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। दोनों का ही एटॉमिक साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक बार ये थोड़ा रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे दोनों में ही एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। हाँ, एक का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक का एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक होगी बात, चलिए। अब एक इनका एक इंपॉर्टेंट एलॉय होता है, कौन सा, उसका नाम होता है मिस मेटल, MISCH, मिस मेटल। तो मिस मेटल में क्या होता है, एक तो लेंथेनॉइड एलिमेंट होगा, लेंथेनॉइड एलिमेंट के साथ साथ आयरन होता है, ये 95% होता है, आयरन रहेगा 5%, प्लस कुछ और भी एलिमेंट के ट्रेसेस होते हैं, जैसे सल्फर के, कैल्शियम के, एल्युमिनियम के, ठीक है, इनके ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं। और इसका यूज कहां करते हैं हम, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, ठीक है, और बुलेट सेल बनाने में, और लाइटर फ्लिंट, तो ये इसके यूजेस हुआ करते हैं। दो सवाल यहां पे और पूछे जाते हैं, एक तो लेंथेनॉइड एलिमेंट जो कि बहुत ही कॉमन होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, आंसर इज सीरियम, ठीक है। सीरियम एक ऐसा एलिमेंट है कि जो कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, +4 में, और एक पूछा जाता है +2 में, तो +2 वाला यूरोपियम होता है, ठीक है। सीरियम +4 का है और यूरोपियम किसका है, +2 का है। तो ये थ्योरी है जो कि आपको इस चैप्टर की करनी है। आपको अपने एंड से काम क्या करना है, आपको अपने एंड से प्यारे बच्चों KMnO4 और K2Cr2O7 इन दोनों कंपाउंड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है। अब जो अगला वीडियो होगा, हम उस वीडियो के अंदर इसी चैप्टर के कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। इनमें से वो सवाल हम नहीं लेंगे जो कि ऑलरेडी हमारे इस थ्योरी वाले पोर्शन में डिस्कस हो चुके हैं, यानी कि कैटलिस्ट क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो कि आपको मैंने अभी इसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। तो जो हमारी जो सवालों वाली सीरीज होगी उसमें जो इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जैसे डिड्यूसिंग एजेंट वाले, ठीक है, और E0 वैल्यू वाले, इन सारे सवालों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम